मदर टेरेसा नोवेल्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको आज भूगोल सब्जेक्ट के बारे में दूसरा भाग पढ़ाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा। ज्योग्राफी मैं भूगोल पढ़ाऊंगा। भूगोल के बारे में आपको थोड़ा सा सामान्य परिचय दे दूं कि भूगोल जो शब्द है, इस शब्द के जनक हैं एराटोस्थेनीज। ध्यान रखना, शब्द भूगोल शब्द के जनक हैं एराटोस्थेनीज, जबकि भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस। अगर भूगोल के बारे में ये पूछा जाता है भूगोल शब्द के जनक कौन है, तो एराटोस्थेनीज हैं, और भूगोल का जनक पूछा जाता है तो हिकेटियस है। इनमें थोड़ा सा अंतर है कि इन्होंने भूगोल की शुरुआत की थी, भूगोल शब्द को इन्होंने प्रकाश में लाया था, इसलिए शब्द का जनक एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। जबकि भूगोल के क्षेत्र में सर्वाधिक काम करने वाले हिकेटियस थे, इसलिए इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। अब ये भूगोल जो शब्द बना है वो कहाँ से बना है? ये ग्रीक भाषा से बना है, ग्रीक भाषा से। इसके ग्रीक भाषा में दो शब्द हैं, एक है जियो और दूसरा है ग्राफियन। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफियन का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात भूगोल शब्द का जो अर्थ हुआ है पृथ्वी का वर्णन करना हुआ है, पृथ्वी का वर्णन करना। ये क्योंकि एराटोस्थेनीज और हिकेटियस ये ग्रीक के रहने वाले, तो ग्रीक शब्द में ही इनका अर्थ निकाला गया है। तो भूगोल शब्द का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, पर्यावरण, वनस्पतियां, चट्टानें और इन सभी का भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। बाद में इसको भूगोल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के बारे में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें भूगोल के भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, समुद्र, नदियाँ इत्यादि चट्टानें या खनिज पदार्थों का अध्ययन किया जाता है भूगोल शब्द। इसमें 11वीं में आपने पढ़ा होगा। 12वीं में आप पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है रैटजेल को कहा जाता है। रैटजेल जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने मानव भूगोल की जो नींव रखी गई थी वो 1800 शताब्दी में रखी गई थी। तभी से मानव भूगोल प्रकाश में आया। अब मानव भूगोल को पुनः दो भागों में बांटा गया है। इसको पुनः दो भागों में बांटा है, एक में विश्व और दूसरे में भारत। इसमें मानव भूगोल के जो तत्वों का अध्ययन किया जाता है वो विश्व पटल पर किया जाता है, विश्व के लेवल में, जिसमें महाद्वीप और विभिन्न देशों के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। जबकि भारत में जो मानव भूगोल चलाते हैं उसमें भारत
और विभिन्न राज्यों के तत्वों को प्रकाश में लाया जाता है। तो इसको दो भागों में यहाँ बांटा गया है। यही सिलेबस आपके 12वीं की क्लास में है। ये जो है वो फर्स्ट भाग पड़ता है और भारत का जो भूगोल है वो सेकंड भाग में आता है। तो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा भारत का भूगोल। सेकंड भाग 12वीं क्लास का भारत भूगोल में यूनिट फर्स्ट में आता है लेसन फर्स्ट, और जिसमें पहला चैप्टर है भारत जनसंख्या। भारत जनसंख्या में आप पढ़ेंगे वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो भारत के संदर्भ में, जनसंख्या के संदर्भ में वितरण, घनत्व और वृद्धि को समझाया जाएगा इस चैप्टर में। तो अब हम टॉपिक लेते हैं इसमें वितरण। जनसंख्या का वितरण का तात्पर्य होता है भारत में जनसंख्या का असमान रूप से बसाव। असमान, निश्चित क्षेत्र में असमान रूप से, यहां लिख सकते हैं जनसंख्या का असमान रूप से बसाव। जनसंख्या का असमान रूप से बसाव। अब जो जनसंख्या भारत में पाई जाती है, कहीं कम, कहीं अधिक, कहीं मध्यम, तो उसके पीछे वितरण होता है, उसी को वितरण कहा जाता है। इसके क्या कारण होते हैं, अब कारण पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भारत में जनसंख्या वितरण के कारण जनसंख्या में असमान रूप से जनसंख्या, भारत में असमान रूप से जनसंख्या पाई जाती है, कहीं कम, कहीं अधिक, कहीं मध्यम। उसके क्या कारण हैं? तो इसके कारणों को मैंने दो भागों में बांटा, पहला ए और दूसरा बी। ए भाग में क्या है, भौतिक कारक। भौतिक कारक होते हैं। भौतिक कारक में आता है जलवायु नंबर 1, नंबर 2 धरातल, नंबर 3 मिट्टी, नंबर 4 जल आपूर्ति, नंबर 5 खनिज संसाधन, खनिज संपदा इत्यादि। ये आते हैं भौतिक कारकों में। इसके बाद में आता है मानवीय कारक। मानवीय कारकों में मानव से संबंधित क्रियाकलाप वाले तत्व आते हैं, जैसे नगरीकरण, औद्योगिकरण, यातायात, संचार, खनन कार्य, व्यापार केंद्र, रोजगार के केंद्र,
केंद्र इत्यादि। अब वो जनसंख्या वितरण को ये सभी तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे जलवायु। जलवायु में जहाँ सामान्य जलवायु होती है जनसंख्या अधिक होती है, जहाँ अधिक तापमान होता है या बहुत कम तापमान होता है वहाँ जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। धरातल, धरातलीय स्वरूप जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जहाँ मैदानी भाग होता है, जहाँ भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं वहाँ जनसंख्या अधिक होती है। पर्वत, पठार और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। उसके बाद मिट्टी, जहाँ मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ जनसंख्या अधिक होती है, और जहाँ अनुपजाऊ होती है वहाँ जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। जलापूर्ति, जहाँ खारा पानी होता है या पानी की कमी पाई जाती है वहाँ जनसंख्या कम होती है, और जहाँ मीठे पानी की अधिकता होती है, पर्याप्त रूप में मीठा पानी पाया जाता है वहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक होता है। खनिज संपदा जहाँ अधिक होते हैं वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है, और जहाँ खनिज संपदा कम होते हैं वहाँ जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। इसी प्रकार से मानवीय कारकों में जहाँ नगरीकरण है, मनुष्य ने नगरों का निर्माण किया है वहाँ जनसंख्या अधिक होगी, और जहाँ औद्योगिक केंद्र हैं, जहाँ उद्योग या रोजगार मिलता है वहाँ अधिक जनसंख्या होती है। यातायात और संचार की सुविधाएं, आने जाने की सुविधाएं वो अधिक होती हैं, वहाँ लोग अधिक निवास करते हैं। और जहाँ खनन कार्य होता है, जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, सोना, चांदी, अभ्रक, तांबा, जस्ता, जहाँ पर ये चीज़ें खनन पाई जाते हैं और खनन का कार्य होता है वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है। व्यापार के केंद्र जहाँ होते हैं वहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक होता है, क्योंकि रोजगार पाने के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं। और रोजगार के केंद्र, और जहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलता है, चाहे सेवा सेक्टर हो, चाहे कोई औद्योगिक क्षेत्र हो, अन्य कोई क्षेत्र हो, जहाँ रोजगार के केंद्र होते हैं वहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो तथ्य हैं, भौतिक कारक और मानवीय कारक, ये सभी कारक जनसंख्या के वितरण को एक सामूहिक रूप से प्रभावित करते हैं। इन सभी का मिला जुला असर होता है। जहाँ मैदानी भाग होता है वहाँ जलवायु सामान्य होती है, धरातल अधिक होता है, मिट्टी वहाँ उपजाऊ होती है, मीठा जल अधिक होता है। इस प्रकार से ये सामूहिक रूप से इनको प्रभावित करते हैं। ये कुछ क्लास में मैंने ये पढ़ा दिया था। आगे अब देखते हैं घनत्व। इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। अब है घनत्व। घनत्व की परिभाषा होती है प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के क्षेत्र में जितनी भी जनसंख्या निवास करती है, उस क्षेत्र में जितने भी लोग निवास करते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में जनसंख्या के दबाव को प्रभावित करती है, स्पष्ट करती है। उसके बाद में है ज्ञात करने का सूत्र। घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जन घनत्व, ठीक। जन घनत्व का सूत्र होता है प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल। इस सूत्र के द्वारा किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। और भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व था वो था बिहार में, और सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार से आप जनसंख्या घनत्व की परिभाषा लिख सकते हैं, उसे ज्ञात करने का ये सूत्र लिख सकते हैं, जनसंख्या घनत्व निकाल भी सकते हैं। और जनगणना के 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था वो बिहार में था, और सबसे कम था वो अरुणाचल प्रदेश में था। अब वो जनसंख्या घनत्व के प्रकार लिखेंगे, देखिए कैसे आएंगे। जनसंख्या घनत्व के प्रकार। जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को 3 वर्गों में बांटा गया। 3 वर्गों में बांटा गया। इस आधार पर जनसंख्या घनत्व के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया। पहला है अधिक जन घनत्व के क्षेत्र, दूसरा है मध्यम जन घनत्व के क्षेत्र, और तीसरा है निम्न जन घनत्व के क्षेत्र। इसमें क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसी के आधार को मानते हुए इसे विभिन्न वर्गों में बांटा गया। वे क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है, तो उस क्षेत्र को अधिक जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र कहा जाता है। जहां पर 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, उसे मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र कहा जाता है। और जहां 300 व्यक्ति से कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, उसे निम्न जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र कहा जाता है। अब जिस स्थान पर, सोचने की बात, इसे लिखेंगे कैसे, इसको वर्णित कैसे करेंगे। जिस स्थान पर मैदानी भाग हो, यातायात, जलापूर्ति और उपजाऊ मिट्टी, रोजगार और व्यापार केंद्र, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं जहां अधिक होती हैं, वहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, क्योंकि इन सुविधाओं के कारण लोग वहाँ अधिक रहना पसंद करते हैं, अधिक सुविधाएं होती हैं, इस प्रकार से यहाँ लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। जिस स्थान पर पठारी भाग होता है, पठारी भागों में क्या है कि ये पठार आ जाता है, यहाँ मैदान था, तो यही जो सुविधाएं हैं, यातायात, परिवहन, जलापूर्ति, उपजाऊ, रोजगार, व्यापार के केंद्र, ये सुविधाएं यहाँ मध्यम होती हैं। इन्हीं बहुत कम नहीं होती हैं, बहुत अधिक नहीं होती हैं, मध्यम होती हैं, तो जनसंख्या का जमाव भी मध्यम होता है। और ये भौगोलिक दृष्टि से ये क्षेत्र जो होता है वो पठारी भाग होता है। उसके बाद आता निम्न, ये होता है पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय, पर्वतीय या मरुस्थलीय या जनजातीय क्षेत्र। तो इसमें क्या है कि जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, वहाँ यातायात, परिवहन की सुविधाएं या जल आपूर्ति या रोजगार या व्यापार के केंद्र की जो समस्या है यहाँ पर बनी रहती है। इसलिए लोग इस स्थान पर रहना कम पसंद करते हैं और जनसंख्या का घनत्व भी कम पाया जाता है।
इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व के आधार पर हम भारत को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक बार फिर समझ लें, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला है अधिक जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, जहां 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, उसे अधिक जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र कहा जाता है। ये भाग मैदानी होते हैं, जहां यातायात, परिवहन, जलापूर्ति, उपजाऊ और रोजगार और व्यापार के केंद्र अधिक होते हैं। मध्यम जनसंख्या घनत्व 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जहां घनत्व पाया जाता है, उसे मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र कहा जाता है। ये भाग पठारी होता है और यहाँ ये सुविधाएं मध्यम होती हैं। यातायात, जलापूर्ति, रोजगार, उपजाऊ व्यापार के केंद्र मध्यम अवस्था में होते हैं। निम्न जनसंख्या के घनत्व के क्षेत्र 300 व्यक्ति से कम जनसंख्या घनत्व होता है, 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से, वहां पर उसे निम्न जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र कहा जाता है। ये भाग पर्वतीय या मरुस्थलीय होते हैं और या फिर सघन जंगलों में जनजातीय क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर क्या है कि यातायात, परिवहन, जलापूर्ति, उपजाऊ, रोजगार या व्यापार के केंद्र या शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं कम होती हैं, तो वहां पर लोग रहना पसंद कम करते हैं। इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, इसके बाद में देखते हैं वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसी भी निश्चित क्षेत्र में 2 निश्चित समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या के परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। किसी निश्चित क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र में 2 निश्चित समय बिंदु जैसे 2001 से लेकर के 2011 ये 2 निश्चित समय बिंदु है। यहां से यहां तक के समय में जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन, तो ये परिवर्तन जो शब्द लगा है वो जनसंख्या वृद्धि के लिए है। तो जनसंख्या परिवर्तन 2 निश्चित समय बिंदुओं के मध्य में जो जनसंख्या का परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि है उसके प्रकार कितने होते हैं? ये 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है नंबर 1 धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, और दूसरा होता है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, और तीसरा होता है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। धनात्मक में जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होती है। तो जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम है तो वहां पर जनसंख्या बढ़ती है, यानी प्लस में होती है। और जहां मृत्यु दर अधिक होती है और जन्म दर कम होती है वहां जनसंख्या कम हो जाती है। अगर कम होती है तो उसे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, और बढ़ती है या वृद्धि होती है तो उसे धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और प्राकृतिक वृद्धि वो होती है जिसमें जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास और माइनस उत्प्रवास, इस संख्या का योग हो जाता है तो उसे जनसंख्या बढ़ती है या घटती है उसको हम प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाते हैं, बाहर से आने वाले लोगों को जोड़ते हैं और यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों को माइनस करते हैं, तो इसका जो योग आता है उसको प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के प्रकार होते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि से आगे हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि से हानियां, जनसंख्या वृद्धि के कारण और जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम। जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं? यहां पढ़ेंगे हम जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारणों में मैं पढ़ूंगा पहला एक जलवायु, नंबर 2 ग्रामीण जनसंख्या,
अशिक्षा, संयुक्त परिवार, अगला है अंधविश्वास या रूढ़ियां। इसके बाद होता है गरीबी। इसके बाद में अन्य कारण और आते हैं। अन्य कारणों में होते हैं विवाह की अनिवार्यता, बाल विवाह, या अन्य। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण में एक जलवायु जो होता है एक मुख्य फैक्टर होता है। जहाँ जलवायु अधिक होती है, तापमान अधिक पाया जाता है, और या फिर तापमान बहुत कम पाया जाता है, वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। लेकिन इसके विपरीत जहाँ जलवायु सामान्य होती है, वहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक होता है। ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्र में भारत में जो भी लोग रहते हैं वो पुरानी परंपरा और रूढ़ियों के कारण रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर संयुक्त परिवार भी होते हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं और अंधविश्वासी भी होते हैं, शिक्षा का अभाव होता है और रूढ़ियाँ परंपराएं होती हैं। इस कारण यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। एक होता है अशिक्षा। अशिक्षा के कारण लोग अपने परिवार के बच्चों को जन्म देने से पहले उनके विकास की भावी जो योजनाएं होती हैं वो उनके पास नहीं होती हैं, और ये उम्मीद करते रहते हैं कि अधिक जनसंख्या होगी तो भविष्य में अधिक धन कमाएंगे। इस प्रकार से उनकी जनसंख्या भी वहाँ पर अधिक हो जाती है। संयुक्त परिवार में क्या होता है, जिस संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, बच्चे, चाचा चाची, अन्य सभी सदस्य निवास करते हैं, तो इसमें क्या है कि बच्चों को लालन पालन सभी परिवार संयुक्त रूप से करते हैं, तो उसमें कोई परेशानी होती नहीं है। इस प्रकार से वहाँ अधिक बच्चों का जन्म देने के बाद भी पालन पोषण आसानी से हो जाता है, इसलिए संयुक्त परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होती है। जबकि एकल परिवार होते हैं उनकी देख रेख लालन पालन में कठिनाई होती है, तो एकल परिवार में जनसंख्या कम होती है। अंधविश्वास, जहाँ अंधविश्वास होता है, रूढ़ियाँ होती हैं, वो बच्चों को जन्म देने से धार्मिक रूढ़ियाँ होती हैं और भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं लोगों को, तो इस प्रकार से उनकी जो भावी योजना होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाना या निवास, आवास या रोजगार की संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो उनके दिमाग में नहीं होती हैं और वो अधिक बच्चों को जन्म देते हैं। इसके बाद होती है गरीबी। गरीबी भी जो होती है वो अधिक जनसंख्या का एक प्रमुख कारण होता है। गरीबी में लोग शिक्षित नहीं हो पाते हैं, उच्च शिक्षा नहीं मिलती है और रोजगार कम मिलता है, तो अधिक से अधिक लोगों को के द्वारा अधिक मजदूरी करने के बाद में उस अधिक अमीर बनने की लालसा में जो बच्चों को अधिक लोग जन्म देते हैं, जिससे जनसंख्या बढ़ती है। विवाह की अनिवार्यता, भारतीय समाज में ज़्यादातर विवाह की अनिवार्यता रखी गई है, विवाह करना अनिवार्य माना जाता है, इसलिए भी जनसंख्या बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। बाल विवाह करने से बच्चों को जन्म देने का एक लंबा समय मिलता है, इसलिए जनसंख्या की वृद्धि होती है। तो उपरोक्त कारण जो होते हैं वो जनसंख्या वृद्धि के एक प्रमुख कारण हैं। इसके बाद में इसे और लिख सकते हैं, जैसे जल आपूर्ति, जहाँ मीठा जल होता है वहाँ भी जनसंख्या अधिक होती है, अन्य आवश्यकताएं पूर्ति होती रहती हैं। इसके बाद में कुछ अन्य कारण होते हैं, जैसे नगरीकरण, औद्योगिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो जहाँ सुविधाएं होती हैं वहाँ पर भी जनसंख्या अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। इसके बाद में आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा जनसंख्या वृद्धि से हानियाँ और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। ये अगले टॉपिक पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।